आप अगर सीरिया चले जाएंगे या अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ रेफ्यूजीज़ की ये हालत नहीं है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, राइट लाइफ की वायलेशन है, राइट एजुकेशन की वायलेशन है। कभी हमारे एमपीए ने कोई बिल उठा के पढ़ा है कि ये जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है इसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं? उनको अंग्रेजी तक नहीं आती कि ये पढ़ के समझ सके। किसान भी धरना दे रहा है, छोटा जमींदार भी दे रहा है, उस्ताद भी धरना दे रहे हैं, बच्ची का रेप हो गया उसके वालिदैन भी धरना दे रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है वो धरने दे रहे हैं, यंग डॉक्टर्स हैं वो धरने दे रहे हैं। किस कैटेगरी ऑफ पीपल को छोड़ा हुआ है जो आपके खिलाफ धरना नहीं दे रहे? लाइब्रेरी 100 लोगों के लिए चाहिए तो वहाँ 15 सीटें हैं। जनरेटर इनके रूम्स में धुआं छोड़ता है, इनके रूम की छतें इनके ऊपर गिर के इनको मार देती हैं। मतलब ये टॉर्चर है। ट्रम्प मुसलमान जो उसके पास रेफ्यूजीज है ना, वैसे ट्रीट उनको नहीं करता जैसे आप इन डॉक्टर्स को करते हैं। वजह ये है, सियासतदान ये चाहता नहीं है कि ये जो स्टूडेंट क्लास है पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में इंटरेस्ट लेना शुरू करे। हमारे मुल्क में अभी गांधी वाली पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब धरनों वाली, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली पॉलिटिक्स नहीं हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड टीवी के साथ मैं हूं अली खोस और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अख्तर जब्बार और अभी इन्होंने यहां पे आके विज़िट किया डाउ हॉस्टल के हवाले से। बैरिस्टर अख्तर जब्बार से जानते हैं कि क्या मसले मसाइल उन्होंने देखे और किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है। इनको हम मसले नहीं बोलते, इनको ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इसको बोलते हैं। मसले वो होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। ये बहुत बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स कुछ ऐसी हैं जिनमें एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि बिल्डिंग का जो है वो टूट के किसी स्टूडेंट के ऊपर गिरी है। जनरेटर जो है वो रूम्स के सामने रखा हुआ है और नॉइज़ पोल्यूशन, आपका धुआं उस जनरेटर का, उसमें ये लोग सोते हैं, पढ़ते हैं। एक एक कमरे में 8 या 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो सो रहे हैं, उनके बेड्स हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है। मतलब ये आप अगर सीरिया चले जाएंगे या अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ रेफ्यूजीज़ की ये हालत नहीं है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है। उसके अलावा ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सिंध के 24 अजला से टॉप करके आए। दिस इज़ अ क्रीम ऑफ द एंटायर सिंध एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनका कराची के लिए अलग सीटें हैं और सिंध के बाकी अजला के लिए अलग सीटें हैं। तो अगर कराची को छोड़ के बाकी जितने भी सिंध के अजला हैं उनकी क्रीम हैं ये लोग, ये आपके टॉपर्स हैं। यही लोग, मैं इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को जानता हूँ जो डाउ से पढ़ के अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रेपुटेशन इतनी अच्छी है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इतने मेहनत करके पढ़ के और जाते हैं। ये दुनिया में आप एक्सपीरियंसेस अपने भेज रहे हैं कि देखें हम आपको रेफ्यूजीज़ की तरह रख रहे हैं, और ये जब जाके वहाँ पे देखेंगे रेफ्यूजीज़ की हालत तो ये फिर ये सोचेंगे कि यार हम भी इस तरह रहते थे। तो ये मसले नहीं है, इनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, राइट लाइफ की वायलेशन है, राइट एजुकेशन की वायलेशन है, राइट एंजॉय पीस उसकी वायलेशन है। ये पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, आधे से ज़्यादा इनके वायलेट हुए हैं यहाँ। ये मसले नहीं है। कानून के तहत जो है 20% हॉस्टल देनी है, जबकि ये लोग रेंट भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, ये उसमें से फीस वगैरह भी उनमें सबमिट करवा रहे हैं। फिर भी क्यों आखिर ये मसला पेचीदा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? आखिर इसकी क्या वजह है? देखें, ये मसले जो जहाँ तक हॉस्टल एवैक्यूएट, इतनी गंदे हालात में इनको रहाने के बावजूद आप इनको कह रहे हैं कि अब आप ये हॉस्टल खाली करा दें। ये कहाँ होते हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अराइज जहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती। एक्ट आपने पास कर दिया, उसके पीछे रैशनल आपने बताई नहीं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपने इंस्टीट्यूट को देनी थी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिहेबिलिटेशन जो बता रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वो एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त करंटली, और
अगर वो हम दे सकते हैं उनको या नहीं दे सकते, अगर नहीं तो हम उनको कहाँ और कहाँ ऑफ़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके एक्ट पास कर दिया कि भाई जो जो ये इंस्टीट्यूट के पास अभी बिल्डिंग्स हैं ये उनकी हो गई। अब ये पता ही नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट के पास हैं भी या नहीं है। अब ये इनमें लीगली देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन पे ये बिल्डिंग्स कौन एंजॉय कर रहा है। आप सिर्फ मेयर पोजीशन, वो भी आपको उधार पे अगर मिली भी हो, उसको आप एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ज़्यादा लीगलिटीज़ या निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊंगा लीगल हवाले से, वो बाद में इंशाल्लाह मेरा इनको यही राय होगा कि आप ज़रूर कोर्ट ज़रूर जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में अपने आप आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करें। मेरी ये सलाह इनको ज़रूर होगी। और तो ये जो मसला, जो आपका सवाल था कि ये कैसे, ये क्यों हो रहा है, तो उसका सिंपल यही जवाब है कि प्लानिंग नहीं है, पॉलिसी नहीं है, कुछ कोई भी लॉ बनता ना, ये तो एक अभी 2020 की बात है ना, ये एक्ट की, कोई भी इनका लॉ बनता है ना, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई आगे पीछे नहीं देखते इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। वरना आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे नई अमेंडमेंट्स या नया लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कराने के लिए कमेटीज़ बैठती हैं कि देखें हमें आप बताएं कि कहाँ पे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, फ़ायदे नुकसानात दोनों देखेंगे और नुकसानात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और एडवांटेजेस मैक्सिमम कैसे आपको मिल सकते हैं। वो लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा कराती है, उस लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे आप लेजिस्लेशन करते हैं। हर चीज़ में, क्रिमिनल छोटे छोटे मैटर्स में लॉ कमीशन बनते हैं। यहाँ पे किसी ने आके कह दिया मुझे ये काम कराना है, अगर सिंध गवर्नमेंट से या पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो लोग क्लोज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ क्लोज़ हैं या मिनिस्टर्स के साथ क्लोज़ हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ क्लोज़ हैं, वो अपना काम करा के चले जाते हैं। और यहाँ पे कभी हमारे एमपीए ने कोई बिल उठा के पढ़ा है कि ये जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है इसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं? पढ़ते तो हैं नहीं। उनको जो पार्टी क़यादत हुकूमत जो है वो दे देती है हुक्म के इस पे साइन करना है, वो तो कर देते हैं। उनको अंग्रेज़ी तक नहीं आती कि ये पढ़ के समझ तो सकें। खामियां खूबियां निकालना बात की बात है। तो यहाँ पे कोई मतलब, मैं क्या, नाइजीरिया की मिसाल दे देता हूँ आपको। नाइजीरिया में एक बच्ची का रेप हो गया। नाइजीरियन गवर्नमेंट, जो पूरी दुनिया में बदनाम है करप्ट गवर्नमेंट के हिसाब से, उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। यहाँ पे एक वकील 4 दिन के लिए अगवा हो जाती है, उसका रेप किया जाता है और एक किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से एक ट्वीट तक नहीं आता। बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं। स्पेशली लॉ मेकिंग के वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको जो आप एक्शन लेने जा रहे हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये मेजॉरिटी के लिए सूटेबल है, उनके फेवर में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वोट कौन देता है? अवाम देती है ना। अवाम, मेजॉरिटी अवाम देती है, तभी आप गवर्नमेंट बनाते हैं। तो मतलब आप मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो माइनॉरिटी के लिए लॉ क्यों बना रहे हैं आप? वो एक रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये वो, उनके लिए तो बन सकते हैं, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट पार्टीज जो हैं उनके लिए कैसे बना सकते हैं आप? कि मेरे आपके साथ ताल्लुकात हैं, मेरा वोट एक है, मेरे कहने पे आपने बिल पास करके एक्ट बना दिया। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। ये मतलब अब आप कितना और शर्मिंदा गवर्नमेंट अपने आप को करेगी। मैं आपको एक आखिरी एक बात बताता हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेन पर सिंध गवर्नमेंट के एक्ट्स को रीसेंट पिछले जो 8-10 साल में इन्होंने एक्ट्स पास किए हैं वो देखे जाए ना, मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि इन्होंने जितनी पिछले 8-10 सालों में लेजिस्लेशन की है 80% अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेन से बाहर, कोई चैलेंज करने वाला नहीं। हम दुनिया में देखते हैं कि दीगर ममालिक में तालीमी मयार, इवन बांग्लादेश में भी तालीमी मयार हमें काफ़ी अच्छा नज़र आता है और मज़ीद इसमें बेहतरी नज़र आती है।
लेकिन इस सिचुएशन में भी अब नौजवान जो है, आज का नौजवान पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, मैं खाली इनकी बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल बात करूँगा, वो अपने हक़ के लिए एहतजाज करता हुआ नज़र आता है। वो अपने एग्ज़ाम के दौरान भी जो है वो एहतजाज करता हुआ नज़र आता है कि उसको हक़ दिए जाएँ। वो फिर पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो नुकसान तो हम किसी हर सूरत में इस कौम का कर रहे हैं, इस मुल्क का कर रहे हैं। इस पर क्यों कोई नहीं सोच रहा? आखिर क्या वजह, कानून इस पर क्यों नहीं बन रहा? देखें, बात यह है कि एक अच्छी बात भी है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे बहुत सारे कानून इन प्लेस हैं जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमें अपने राइट्स का पता नहीं होता, हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते हैं। लेकिन कीपिंग दैट असाइड, आपकी बात जो है कि स्टूडेंट्स को, इनको जो है वो कंपैरेटिवली, अगर बांग्लादेश मतलब एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है, उसके कंपैरिजन में भी देखा जाए तो यहाँ फैसिलिटीज़ कम होती जा रही हैं और अपने फंडामेंटल बेसिक राइट्स लेने के लिए इनको धरने देने पड़ रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि आपके पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध की बात करें तो किसान भी धरना दे रहा है, छोटा ज़मींदार भी दे रहा है, आपका उस्ताद भी आपके धरना दे रहे हैं, बच्ची का रेप हो गया उसके वालिदैन भी धरना दे रहे हैं, बच्ची रेप हो गई, मर्डर हो गई, उसके वालिदैन भी धरना दे रहे हैं क्योंकि उनकी FIR तक नहीं काटी जा रही है, दाखिल हो रही है। आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो धरने दे रहे हैं, यंग डॉक्टर्स हैं वो धरने दे रहे हैं। आपने किस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को या किस कैटेगरी ऑफ पीपल को छोड़ा हुआ है जो आपके ख़िलाफ़ धरना नहीं दे रहे? सबसे जो ज़्यादा जो बैकबोन ऑफ एनी कंट्री होता है ना, वो यूथ होता है। यूथ मतलब स्टूडेंट्स। ये लोग आपका मुस्तक़बिल हैं। आप इनके ऊपर मेहनत करेंगे तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ये सारे जितने भी हमने प्रोफेशंस की बात कर ली जो धरना दे रहे हैं ना, वो एक तरफ, स्टूडेंट्स एक तरफ। और सबसे दुख की बात ये है कि स्टूडेंट्स सबसे कम रिप्रेजेंटेड है। उनकी रिप्रेजेंटेशन ना यूनिवर्सिटी लेवल पर है, ना सूबाई लेवल पर है, ना कंट्री लेवल पर है, मुल्की लेवल पर भी नहीं है। और आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो अपना जो पॉलिटिकल विंग्स हैं स्टूडेंट्स की, उन पे बैन लगाया हुआ है। तो मतलब अपना वो राइट जो उनका फंडामेंटल है वो लेने के लिए भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास नहीं है। उनके पास, उनको जो है वो पता ही नहीं है बेचारों को बहुत दफ़ा कि हमें करना क्या है। ख़ुद एक्सपीरियंसेस कर कर के, और तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। सीखते हैं जब तक, तब तक नुकसान हो जाता है। तो अगर इनको आप 5 साल, डॉक्टर्स हैं ये लोग हमारे, मतलब CM भी बीमार होगा तो इन्हीं के पास आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी बीमार होगा तो इन्हीं के पास आएगा। कौन इनके पास नहीं आता? डॉक्टर अदीब रज़ी की बात कर लें, मतलब आपको दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, जो फाइनेंशियली जो अमीर तरीन इंसान होगा ना, वो भी उनके लिए अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहेगा तो उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा। ये है डॉक्टर की हैसियत। ये अच्छे डॉक्टर्स आपके यहाँ से डाव से पैदा होते हैं, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पैदा होते हैं। लेकिन आपकी डाव सिंध में जो है टॉप की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, अगर पब्लिक प्राइवेट दोनों को मिला लें तो टॉप 2 पर है, पूरे पाकिस्तान में टॉप 3 पर है। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की अगर ये हालत है कि इनको लाइब्रेरी 100 लोगों के लिए चाहिए तो वहाँ 15 सीटें हैं, जनरेटर इनके रूम्स में धुआं छोड़ता है, इनके रूम में 10 बंदे सो रहे होते हैं, इनके रूम की छतें इनके ऊपर गिर के इनको मार देती हैं। मतलब ये टॉर्चर है, ये मेंटल टॉर्चर है, सुकून नहीं है। कैंटीन देखें आप, इनकी 2 बेंचें रखी हुई हैं और किचन के लिए एक छोटा सा रूम दिया हुआ है। 100 लोग उन 2 बेंचों में बैठ के खाना खाएंगे इसका मतलब। और वो वाला हॉस्टल भी आप इनसे छीन रहे हैं। नवंबर में इनके एग्जाम्स हैं। तो इस तरह की ट्रीटमेंट आप पता है किसको? ट्रम्प मुसलमान जो उसके पास रेफ्यूजीज है ना, वैसे ट्रीट उनको नहीं करता जैसे आप इन डॉक्टर्स को कर रहे हैं। इतनी हमाकत, इतनी जहालत।
और सबसे ज़्यादा ये अंडर रिप्रेजेंटेड हैं स्टूडेंट्स। आपने पूछा कि इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि सियासतदान ये चाहता नहीं है कि ये जो स्टूडेंट क्लास है ये पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, इसीलिए इनको बेसिक फंडामेंटल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, क्योंकि ये अपने फंडामेंटल राइट्स लेने में लगे रहेंगे तो हमारी तरफ इनका ध्यान ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये बेचारे अपने फंडामेंटल राइट्स में लगे हुए हैं। ये जब तक इनको मिलेंगे शायद इनकी डिग्रियां पूरी हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि अगर ये आप हॉस्टल छीन रहे हैं इनसे, तो जो JPMC की रिक्वायरमेंट है जिसका आपने भी जिक्र किया कि PMDC की रिक्वायरमेंट्स हैं कि 20% ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी अकोमोडेटेड इन ए हॉस्टल फॉर बॉयज़ की बात है, गर्ल्स के लिए अलग कोटा है, मेरा ख्याल 30%। तो 20% बॉयज़ आपके जो हैं वो अकोमोडेट होने चाहिए। इस वक्त करंटली आप 20% को भी नहीं कर रहे अकोमोडेट और उनको भी निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपने PMDC की रिक्वायरमेंट्स को वायलेट किया, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इनकी डिग्रीज कैंसिल, सारी मेहनत पानी में। जो बेचारे हमारे KMC जो खैरपुर मेडिकल कॉलेज वालों के साथ सिलसिला चल रहा है, वो जो बेचारे रोडों पर आए हुए हैं, धरनों में आए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके वालदैन की ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लगी हुई थी, उनकी अपनी 4, 5, 6 साल की मेहनत, वो अभी तक बेचारे फिर रहे हैं कि उनको कहीं से रिकग्निशन मिल जाए तो वो हाउस जॉब शुरू कर सकें, डॉक्टर बन सकें। डॉक्टर बनना बहुत बड़ा ख्वाब होता है, कितना बड़ा कंपटीशन है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेना, वो लेके वो लोग आ चुके हैं, लेकिन उनका कोई वाली वारिस नहीं है, मतलब ऐसे छोड़ा हुआ है। हम भी देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे गांव टाउन वगैरह से, वहाँ से ये लोग बड़ी बचपन से ही मेहनत करते हुए आते हैं। बहुत ही गरीब तबका, कोई हारी का बेटा मिलेगा, कोई सिपाही का बेटा मिलेगा, यानी कि कोई तो होटल पे काम करने वाले का बेटा मिलेगा। तो हम मज़दूर तबके के लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप नहीं समझते कि ये मुकम्मल तौर पे एक इन पे जुल्म है, जबर है आमराना, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी वक्त के दौर में देखी गई थी, लेकिन इस बार तो कुछ अलग तरीका इख्तियार किया गया। तो इस पे ये नौजवान क्या करें आखिर? देखें, ये वही बात है ना कि सियासतदान ये नहीं चाहता कि ये स्टूडेंट्स ये आगे आके गवर्नेंस मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दें, ये नहीं चाहता। तो अब सोशल मीडिया जब से आया है तो इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। पहले इन्होंने इनको कंटेन किया हुआ था, सियासतदानों ने बैन कर दिया इनकी पॉलिटिकल यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल यूनियंस बनाने से या जो तंजीम साजी करने से इनको बैन कर दिया। फिर सोशल मीडिया ने इनको एक नई आवाज़ दी। सोशल मीडिया पे अब ये अपना हर इशू रख देते हैं। तो अब इन्होंने क्या करना है, देखिए ना, ये जितना भी स्टूडेंट्स या मिडिल क्लास या लोअर क्लास जितना ऊपर आके अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगी ना, उतना इनको पीछे धकेलने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पहले ये मीडिया पूरा का पूरा कंट्रोल्ड था, ठीक है, मतलब सिर्फ PTV होता था, STN होता था। उसके बाद प्राइवेट चैनल्स आ गए। अब प्राइवेट चैनल्स को भी इन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कंट्रोल कर दिया। अब वो भी हमारे इश्यूज नहीं लेके आते इतने ज़्यादा। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया ने इनको जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा, और इनको सबसे ज़्यादा डर सोशल मीडिया से। अब ये स्टूडेंट्स के पास है सोशल मीडिया, जहाँ पे अगर एक कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक को एक्शन लेना पड़ता है। तो इसलिए वो लोग इनको और पीछे धकेलना चाहते हैं ताकि ये लोग सोशल मीडिया की तरफ भी ना जाएं। गवर्नेंस के मामले में, अपने फंडामेंटल राइट्स के मामले में तो जाएं, वो हम दे भी देंगे, लेकिन गवर्नेंस के मामले में ना जाएं। तो ये जानबूझ के हो रहा है। आपके सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड यही जवाब है कि ये जानबूझ के हो रहा है, वरना इनको नहीं पता कि एक स्टूडेंट को क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। आपसे ये लोग क्या इंग्लैंड वाली फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, आपसे अमेरिका वाली फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, शायद ये कह रहे होंगे कि
20-30 साल पहले जो फैसिलिटीज़ थी वो दे दें। मतलब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें मैं ये कहूँगा किसी भी गांव में आप चले जाए ना, वो बोलेंगे आपको कि 30 साल पहले जो हमारी रोडें थी वो वापस दे दो। जी, आपने यहाँ पे आके विज़िट किया और इनकी जो भी है मतलब कि इसके इश्यूज़ वगैरह आपने सुने। अब आप अपनी तरफ से इनके क्या मतलब हेल्प कर सकते हैं और किस तरह इनके अगर केस को फॉरवर्ड करेंगे या आप लड़ेंगे या किस तरह आप इनकी रहनुमाई करेंगे? जी देखिए, मैं तो इंशाल्लाह हर फोरम पे इनके साथ हूँ। एक तो फोरम है रिटेलिएशन का, मज़म्मती, जिसमें आप धरने देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक्स कॉल, जो भी एक तरीक़ाकार है, उसमें भी मैं इनके साथ हूँ। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये हमेशा कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे इज़ दी ओनली वे। गांधी के मुकाबले में गांधी साहब प्रोटेस्ट करते थे, कायद-ए-आज़म साहब कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ते थे। उनकी एक क्लास थी, उनको दुनिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेन पे मानती है। गांधी साहब के पास जो है वो अपना लोगों की ताकत, वो धरने थे, इनके पास नॉलेज, पढ़ाई, बैरिस्टर तो गांधी साहब भी थे, लेकिन कायद आज़म की क्लास ही एक अलग थी। तो दोनों अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी सिर्फ़ और सिर्फ गांधी वाली पॉलिटिक्स हो रही है, और मतलब धरनों वाली, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली पॉलिटिक्स नहीं हो रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़े से है। मेरी इनको सलाह मशवरा, और उसमें मैं इनके साथ भी हूँ, वो ये है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन हाई कोर्ट में डालें अंडर आर्टिकल 199, और वो जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करके आप सबसे पहले तो स्टे ले लें कि आपकी इवैक्यूएशन का मसला हल हो जाए। उसके बाद लेट द कोर्ट डिसाइड योर मैटर। उसके साथ साथ आप ये धरने भी देते रहें और सब कुछ, उसमें भी मैं आपके साथ हूँ। और इंशाल्लाह जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है, मैं ये आपके चैनल के थ्रू भी ऐलान करता हूँ, इन दोस्तों को भी बोल दूँगा कि इसकी आपसे कोई भी मैं फ़ीस चार्ज नहीं करूँगा। ये आपके लिए जो है मैं इंशाल्लाह अपनी फ़ीस 100% वेव कर दूँगा। जी, बहुत शुक्रिया।